दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है मानव एवं पर्यावरण खंड के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण। इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण, इसके कारण और प्रभाव, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण तथा अन्य गैसीय प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहले आइए ध्वनि प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को कवर करते हैं। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण क्या है, आप पहले ये जानिए। ध्वनि प्रदूषण जो दोस्तों किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ऐसे तो सामान्य ध्वनि जो है वो आवाज़ को सामान्य ध्वनि कहा जाता है, लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता अत्यंत अधिक हो जाती है जो मानव स्वास्थ्य को, अन्य जीवधारियों को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों ये अवांछित ध्वनि जो है मानव वर्ग में अशांति, बेचैनी उत्पन्न करती है और ध्वनि की इकाई आप जानते हैं डेसिबल है और इसे ये नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, तो इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग और यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और आप जान लीजिए जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और ये भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक है। कुछ ध्वनि स्रोत और उनके जो ध्वनि की तीव्रता है उसको डेसिबल में देख लेते हैं। पत्तियों की सरसराहट जो है वो 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि ये 40 डेसिबल और सामान्य बीच बातचीत के समय ध्वनि 60 डेसिबल तक, ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ दोस्तों याद रखिएगा 120 डेसिबल, जेट प्लेन के उतरते समय जो आवाज़ की तीव्रता है वो 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन 180 डेसिबल जो है ये ध्वनि जो है इसकी होती है। और ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न जो शोर होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सोनिक बूम क्या है, तो दोस्तों ऐसे जो जेट विमान हैं ध्वनि की गति 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से जो शोर उत्पन्न होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है और सोनिक बूम को मैक इकाई भी कहा जाता है। दोस्तों जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। मैक इकाई ये जो है ऐसी जो है ध्वनि जो ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से जो उत्पन्न शोर है उसको सोनिक बूम या मैक इकाई कहते हैं। दोस्तों विशालकाय हरे पौधे जो होते हैं ये अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और इसी से एक ग्रीन मफलर शब्दावली प्रचलित हुई है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य में कई प्रकार के जो अवांछनीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं। 80 डेसिबल से अधिक तेज आवाज़ को यदि 8 घंटे लगातार सुना जाए तो श्रवण क्षमता में कमी हो जाती है।
इसके अलावा तेज आवाज़ के कारण मानव के काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। वो एकाग्रतापूर्वक अपने कार्य नहीं कर पाता है और ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति की मानसिक बीमारी, पाचन, हृदय संबंधी रोग, गर्भपात और असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक जाम दिखाया गया है और ऐसे में हॉर्न और इंजनों की गति से बहुत अधिक शोर उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो इसका उपाय ये है कि एक तो संचार पर नियंत्रण किया जाए ध्वनि के, दूसरा स्रोत पर नियंत्रण किया जाए और तीसरा रिसीवर पर नियंत्रण और उपाय। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का जंतुओं और पर्यावरण पर प्रभाव को इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, तेज ध्वनि से जीवों के मस्तिष्क, हृदय और यकृत को क्षति पहुंचती है। इससे उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं। इसी तरह समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव व्हेल मछली पर पड़ता है। इसका कारण उनकी आवाज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ध्वनि प्रदूषण के कारण जेब्रा फिंच अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है और मानव के कान दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं। इसे मनुष्य का श्रव्य परास कहा जाता है और श्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे कहते हैं और श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो ये तो था दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, इसके कारण और इससे कैसे बचा जाए। अब आइए मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? आप देखिए बहुत ही सामान्य सा कि मृदा में प्रदूषण कैसे होता है। तो देखिए, उर्वरक या रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। इनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। ये प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्यों और पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों और जैवनाशकों के अवशेष भूमि और भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं और अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं और ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यूट्रोफिकेशन या जिसको सुपोषण कहा जाता है उसको बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार नाइट्रेट जो है ये पेयजल को प्रदूषित करता है। दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं। भूमि के जीवों पर भी, कई प्रकार के जो जीव भूमि में रहते हैं उन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये खेती की फसल दिखाई गई है। इसमें उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं और रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं ये फसलों के लिए लाभदायक भी होते हैं, लेकिन ये कीटाणुनाशी, जीवाणुनाशी, कवकनाशी तथा उर्वरक उनको भी मार देते हैं। मृदा प्रदूषण कैसे होता है दोस्तों, इसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए, खाद या उर्वरक का जब प्रयोग किया जाता है तो इससे समुद्री प्रवाह में भी विषैला प्रवाह जाता है। इससे फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि से शैवालों में तीव्र वृद्धि होती है और इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि मछली और अन्य समुद्री जीवों के लिए जहर के समान है और सूर्य के प्रकाश में ये अवरोधक का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों, समुद्री जो उपयोगी समुद्री घास है वो इससे नष्ट होती है और समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उर्वरक, कीटनाशक और अन्य पीड़कनाशियों के प्रयोग से बहुत अधिक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, जो जीव होते हैं मृदा में ये नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं, उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं और मृदा की जल धारण क्षमता को घटाते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए हल्के विष या मंद विष का कार्य करते हैं। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएजोफास आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक जिसको पेस्टिसाइड कहा जाता है उसके में किया जाता है और इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
यहाँ पर देखिए एक अनुपम वर्मा समिति रही। 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित किया है। इनमें 1 से 12 तक को तत्काल प्रभाव से और 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें देखिए कीटनाशी हैं बेनोमाइल, कार्बाराइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, फेंथियान, लिनुरान, मेथाक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मेथिल पैराथियान, थियोमेटान, ट्राइडेमार्फ, ट्राइफ्लोरोलिन, अल्कालोर, अलाक्लोर, डाइक्लोरवास, फोरेट, फास्मामिडान, ट्राई एजोफास और ट्राई क्लोरफान। ये ऐसे कीटनाशक हैं जिनको पूरी तरह से 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है और ये खाद्य श्रृंखला और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। दोस्तों, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है और इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसके अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान 70% से अधिक रहा था। मृदा प्रदूषण के बाद आइए प्लास्टिक प्रदूषण या प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये कभी न नष्ट होने वाला पदार्थ है। आप जान लीजिए पॉलीथीन मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है और ये एथिलीन यानी C2H2 का पॉलीमर या बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो फेंक दी जाती हैं जब उपयोग के बाद, तो वो अपने आप नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गीलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले इन्होंने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं और एकल बंध और द्विबंध के रूप में स्थापित होते हैं। और आप जान लीजिए कि इस खोज के लिए गीलियो नत्ता और कार्ल जिगरल को 1963 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप इस चित्र में दोस्तों पॉलीथीन प्रदूषण को देख सकते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलीथीन जो है दोस्तों जो हम सामान्य प्लास्टिक के बैग का उपयोग करते हैं वो पॉलीथीन होता है। ये एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे प्राप्त किया जाता है कैसे, तो एथिलीन के बहुलकीकरण से। और दोस्तों प्लास्टिक, लोहा, शीशा ये अक्षयकारी प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। प्लास्टिक के जो थैले होते हैं ये क्षय होने में बहुत अधिक समय लेते हैं। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है और अपक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अपक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते। इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, इसलिए वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते, ये भी प्रदूषण का कारक बनते हैं। और ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः समुद्री और समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं। ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को जमा करते हैं और समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक का जो प्रदूषण है इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इनसे सबसे अधिक खतरा समुद्री पारितंत्र को है। 2018 में जनवरी में यूके ने माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर रोक लगा दी थी और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम जो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी जो है प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना था। प्लास्टिक पोल्यूशन के बाद आइए रेडियोधर्मी और अन्य गैसीय प्रदूषणों के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ रूस का भाग था, वहाँ पे चेरनोबिल में परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी और मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वापस वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। इसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। आप जान लीजिए, ये जो चेरनोबिल परमाणु त्रासदी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मानव के लिए, जो भयंकर दुर्घटनाओं में है। अगर जो हिरोशिमा नागासाकी के जो प्रभाव छोड़ दिए जाएं, तो उसके अतिरिक्त जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल में परमाणु केंद्र में नाव की दुर्घटना हुई थी, ये बहुत अधिक हानिकारक रहा, जिससे कई जो है बहुत अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी कण वापस में घुल गए थे और विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण, ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत होता है और ये विकिरण जीवों के ऊतकों और अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा लाते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जीवित प्राणियों यानी मानव, पशु और पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और अनेक प्रकार के कैंसर उत्पन्न कर सकता है। फिर भी ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। इसी तरह की एक त्रासदी भारत में हुई है, आप में से कई साथी जानते भी होंगे। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिससे 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस भरी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र CH3NCO है। ये एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक और ज्वलनशील गैस है। ये गैस बहुत अधिक विषैली होती है और इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। और आप जान लीजिए, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में विस्फोट होने से आसपास काफ़ी लोगों की जानें गई थी। बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक बाद में भी परेशानी हुई थी। दोस्तों, MIC गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, बहुत विषैली होती है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग ऊष्मीय प्रदूषण का भी कारक होता है। कई उत्पादक संयंत्रों में रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी और तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत अधिक उन जीवधारियों के लिए, नदी या जलीय पारितंत्र के जीवधारियों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। शीतलन, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का शीतलन किया जाता है, उसके फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है और इस तरह के गर्म जल से उत्पन्न स्रोतों में जल के ताप में हानिकारक वृद्धि होती है। इसको ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीमों को देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022, इसमें इस वर्ष का थीम रहा है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ और विश्व जल दिवस जो है दोस्तों, ये इस वर्ष का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का थीम है वन एवं सतत उत्पादन और खपत और इसी को विश्व वानिकी दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में इंटरनेशनल अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 2022 की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए मानव एवं पर्यावरण खंड में हमने पर्यावरण अपक्षय, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसमें एक तरह से देखा जाए पर्यावरणीय क्षरण या अपक्षय हो रहा है, इसमें कई प्रकार के प्रदूषण शामिल हैं। उसके कारण और निवारण खंड में हमने इस वीडियो में ध्वनि प्रदूषण, कारण और प्रभाव, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और अन्य प्रकार के गैसीय प्रदूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को कवर किया है। इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को
जो है अंडरलाइन भी किया है, जिन पे आप विशेष फोकस कर सकते हैं। इसके अगले भाग में मानव एवं पर्यावरण खंड के अगले टॉपिक में हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।